हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का बीपीएससी प्रीवियस देखते हैं 63वीं का, और वो भी हिस्ट्री फिलहाल चल रहा है। हिस्ट्री अब समाप्त होने वाला है लगभग, तो चलेगा फिर आपका अदर सब्जेक्ट्स। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पंखी ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, और पांचवा ऑप्शन। तो ये देखिए आपका आंसर जो होगा, ये होगा ऑप्शन ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या है। हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। इस सभ्यता के भवन ग्रिड पद्धति से बने थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगरों में नालियों की सुंदर व्यवस्था थी तथा वे ढके रहते थे। अधिकतर इमारतें पंखे ईंटों से बनी थी। इमारतें आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। मोहनजोदड़ो से पक्की सड़कें तथा विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से की जाती थी तथा अधिशेष उत्पादन होता था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु वासियों को जाता है, ये ऐसा माना जाता है। सिंधु सभ्यता से किसी भी मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। यह सभ्यता संभवतः मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर शाहनी ने 1922 में की थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिम में दासक नदी के किनारे सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक था। पूरब में हिंडन नदी के किनारे आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश तक, उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा कश्मीर तथा दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक था। सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि 2400 से 1700 ईस्वी मानी गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डारियस का, यूनानियों का, या फिर पांचवा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन वेल नोन है दोस्तों, इसलिए इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो ये आंसर होगा मेगास्थनीज जो दूत था वो सेल्यूकस का था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त में मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य गुण समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, आनेसिकेटस तथा ऑसिटोबुलस आदि प्रमुख हैं। मौर्यकालीन राज दरबार में आने वाले अन्य प्रमुख लेखकों में डायमेकस, सिरियन नरेश, आंत्रियोकर्स का राजदूत जो बिंदुसार के शासनकाल में आया था, तथा डायनोसियस, मिस्र नरेश, टॉलमी फिलेडेल्फोस का राजदूत था जो अशोक के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानियस ने किया है। ये भी ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौटिल्य की पुस्तक किस विषय पर आधारित है? तो ये है ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चाणक्य या फिर कौटिल्य, विष्णुगुप्त सब एक ही नाम है, सभी एक ही व्यक्ति का द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध मूलतः राजनीति से है। इसमें शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास का वर्णन किया गया है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा हुआ है। कौटिल्य ने इस पुस्तक में राजा के लिए कुछ प्रमुख कर्तव्य बताया है। इसमें कहा गया है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए। अर्थशास्त्र में सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। इसमें शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख है, जिसे महापात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 है। अर्थशास्त्र में चार चर जासूस को कहा गया है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? हिंदू, फारसी, बौद्ध। चलिए इसमें एक ऑप्शन जो है छूट गया है, ठीक है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध का है, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरावाद, वज्रयान, नव्यान आदि मानते हैं, ठीक है। हिनयान भी है एक भाग, तो यहाँ पे फिलहाल नहीं लिखा हुआ है। तो ये सर देखिए, बौद्ध धर्म भी बढ़ते बढ़ते ये 4-5 में बढ़ गया है। इंसान धर्म को बांटता ही रहता है। ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में संघ के नियम तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है।
बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई है। आइए देखते हैं अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा। सी है बड़ों का सम्मान और डी है धार्मिक सहनशीलता। पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक अधिक। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी भी है, शांति में अहिंसा भी है, बड़ों का सम्मान भी तो है, धार्मिक सहनशीलता भी है। तो ये सारा होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन ए आंसर हो गया। आइए देखते हैं कि इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति का प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उन्हें धम्म कहा गया है। ठीक है, शुरू में क्रूरता तो दिखाया, बाद में ऐसा हुआ। वो दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है कि कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता और क्या इसको पढ़ेंगे, ध्यादान, सुचिता। तो ये सब कुछ संस्कृत का वर्ड है, फिलहाल तो इसका मैंने अर्थ नहीं देखा दोस्तों। ठीक है, मैं वर्ड देख रहा हूँ कि जो टाइप है वो सही है कि नहीं। ठीक है, मधुर यहाँ पे जो है ना दयादान है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था कि इतना शुद्ध कैसे हो गया। दयादान, सुचिता तो ठीक है, ये बड़ों का आदर करना, साधुता अर्थात शांति और अहिंसा ही धम्म है। ब्रह्मगिरी शिलालेख में इन गुणों के अतिरिक्त शिष्य द्वारा गुरु का आदर भी धम्म के अंतर्गत माना गया है। इसके अतिरिक्त एक साथ 11 व 12वें शिलालेख में व्यक्तियों, विचारों, धर्मों, विश्वासों तथा भाषा संबंधी सहिष्णुता पर बल दिया है। गुरुओं का आदर, माता पिता की सेवा, दासों से उचित व्यवहार, राजा के प्रति वफादारी तथा वाक संयम को अपनाने पर जोर दिया गया है। अतः प्रश्नगत दिए गए सभी विकल्प सही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। मेगास्थनीज ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को 7 जातियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा शिकारी एवं पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक तथा गुप्तचर और सातवां सभासद एवं अमात्य। इसमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। वस्तुतः पेशों के अनुसार समाज का विभाजन किया गया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका से तत्कालीन समाज और राजनीति की जानकारी प्राप्त होती है। आइए देखते हैं सातवां क्या है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और श्रीगुप्त। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन बी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत में फाहियान मुख्य रूप से नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए आया था। अपनी यात्रा के दौरान उसने भारत, श्रीलंका, नेपाल, जावा आदि देशों की भी यात्रा की। फाहियान की यात्रा के समय भारत में गुप्त साम्राज्य तथा चीन में जिन साम्राज्य का शासन चल रहा था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, परंतु कहीं कहीं गुप्त के पुत्र घटोत्कच को पहला गुप्त शासक कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 19 ईस्वी में एक नवीन संवत, गुप्त संवत की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरि, ब्राह्मीर, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और अमर। चलिए तो देखते हैं अब अमर सिर्फ अमर नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति। तो ग्राम पंचायत, विलेज की जो सरकार है उसमें प्रसिद्ध था। चोल शासन की उल्लेखनीय विशेषता उसका ग्रामीण स्वशासन था। ग्रामों में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी। पहला देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। उर यह सामान्य गांवों में कार्यरत संस्था थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। सभा, महासभा, यह अग्रहर मतलब ब्राह्मणों को दान दिए गए ग्रामों में होती थी। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, जिसमें वरीयम कहते थे। ग्राम सभा को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी आयगर होते थे। चोल सम्राटों द्वारा प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ बहुत अधिक स्थानीय स्वायत्तता दी गई थी। चोल राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल शासक राजा राज प्रथम ने श्रीलंका एवं मालदीव में विजय अभियान
किया था? तो ये भी पूछा जाता है। श्रीलंका और मालदीव में विजय अभियान किसने किया था? तो राजा राज प्रथम ने। उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया तथा उसने गंगा अभियान के पश्चात गंगईकोंडचोलपुरम नामक नगर की स्थापना की। तो राजा राज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम, श्रीलंका को इसने ही जीता था। आइए देखते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी, गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में पाए जाते हैं। इस शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई थी। इस शैली की मुख्य विशेषताओं में प्राकार, चार दीवारी, गोपुरम जिसको आकर्षक प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये सब प्रकार का अर्थ भी पूछा जाता रहता है। ठीक है, प्राकार, चार दीवारी देखते हैं, गोपुरम आकर्षक प्रवेश द्वार, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, पिरामिडनुमा शिखर, अष्टकोणीय मंदिर संरचनाएं शामिल है। थोड़ा और है, इस शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया चोल काल में। अब ध्यान देना है कि द्रविड़ शैली को जन्म दिया पल्लवों ने। चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की तथा विजयनगर काल के बाद से यह ह्रासमान हुआ। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर तथा बृहदेश्वर मंदिर जो है, ये देखना है कि चोल शासक राजा राज प्रथम द्वारा निर्मित है क्या क्या? तंजौरा और बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विजयनगर साम्राज्य का जो है अवशेष हम्पी कर्नाटक में जो पड़ना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पर 4 विभिन्न वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सालो वंश, तुलु वंश, अरविदी वंश। आइए देखते हैं, सर्वाधिक लंबा शासन संगम वंश का तथा सबसे कम शासन सालो वंश का था। इस राज्य को 1565 में भारी पराजय के बाद जला दिया गया तथा छीन रूप में उसके बाद 80 वर्ष तक चला। इसकी राजधानी विजयनगर के अवशेष आधुनिक कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं और यह एक विश्व विरासत स्थल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन के समान प्रतिपादित किया था? फिर से क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो ये था बलबन। अब देखते हैं, बलबन इल्तुतमिश का दास था। वो 1266 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने चहलगानी की समाप्ति की तथा राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व के सिद्धांतानुसार सुल्तान नियाबत खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ऐसा उसने बताया लोगों को। ऐसा कुछ होता नहीं है। आगे उसने जिले इलाही की उपाधि ली। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पापोश कदम चुंबन, ठीक है, जैसी ईरानी पद्धतियों को लागू किया। तो ये हमेशा पूछा जाता है, किसने सिजदा एवं पापोश जैसी ईरानी पद्धतियों को लागू किया? तो ये बलबन एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना भी की थी। ठीक है, दीवान अर्ज की स्थापना, ये सैन्य विभाग है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता दीवान अर्ज क्या था? 4-5 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको दीवान अर्ज जो है सैन्य विभाग के रूप में चुनना होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत में कागज का प्रयोग जो है प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी से। कागज प्राचीन भारत की लेखन सामग्रियों में से एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कागज की उपलब्धियों ने ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। तो ये भी पूछा जाता रहता है, कागज के आविष्कार ने आधुनिक मानव के बौद्धिक जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव डाला। अब क्या है, कागज के आविष्कार का श्रेय व्यास-लुन नामक चीनी व्यक्ति को दिया जाता है। वह प्राचीन चीन के पूर्वी हान वंश 220 ईस्वी के राज दरबार में
वस्तुओं के उत्पादन का अधिकारी था, परंतु नए प्रमाणों के अनुसार कागज का आविष्कार उससे काफी पहले हुआ था। इसके बाद कागज दूसरी सदी में कोरिया और तीसरी सदी में जापान पहुंचा। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे विश्व में कागज का प्रसार हो गया। ठीक है, चीन को माना जाता, लेकिन नया जो साक्ष्य मिला उसके अनुसार कहीं और। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ये भी हमेशा पूछा जाता है, ये अकबर। ठीक है ना। भारत में यूरोपीय चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, लेकिन चित्रकला का पूर्ण विकास अकबर कार के शासनकाल में हुआ है। ध्यान देना है, प्रारंभ तो हुमायूं के काल में हुआ था, ठीक है, लेकिन इसका जो है विकास पूरी तरह से अकबर के काल में हुआ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर में। इस काल में चित्रकारी सामूहिक प्रयास था, एक से अधिक कलाकार मिलकर किसी चित्र का निर्माण करते थे। अकबर के समय में चित्रकला के मुख्य रूप से दो विषय थे। पहला है दरबार के प्रतिदिन की घटनाओं का चित्रण, छवि चित्रण। तो दरबार में जो भी प्रतिदिन घटता था उसका चित्रण किया जाता था, और छवि चित्र मतलब कि राजा रानी ये सब यानी कि व्यक्तियों का भी चित्रण किया जाता था। अकबर के समय में ही मुगल चित्रकला पर भारतीय प्रभाव गहरा हो गया था। अकबर के शासनकाल में ही यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी मुगल चित्रकला पर पड़ा था। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचा था। तो अकबर के दरबार में पहुंचा यूरोपीय चित्रकला तो पुर्तगालियों की मदद से, ये भी ध्यान रखना है। इससे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं, व्यक्ति विशेष का चित्रण तथा दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाने की कला। तो ध्यान देना है कि व्यक्ति विशेष का चित्रण, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटा दिखाया जाता था, पीछे दिखने वाली वस्तुओं को थोड़ा बड़ा दिखाया जाता था। तो ये कुछ पैटर्न था चित्रकला का। चलिए, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के समय में ही। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। ये छोटा छोटा क्वेश्चन ही है, लेकिन जो हॉट टॉपिक है जहाँ जानना चाहिए वही पूछा जाता है। तो भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो ये भी अकबर के काल में। 31 नवंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया। इस समय भारत में अकबर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति जहांगीर द्वारा 1608 में दी गई। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आया तथा सबसे बाद में 1961 में भारत से वापस लौटे, वो गोवा से। कर भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम कुछ इस प्रकार है। पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, ये आने का क्रम है। ठीक है, तो जाने का क्रम ये है, पहले डेन गया, तब डच गया, तब फ्रांसीसी गया, तब अंग्रेज गया, तब पुर्तगाली। लेकिन आया था पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। इसको आप अपना एक अल्फाबेट में कुछ लिख कर सजा के ट्रिक बना सकते हो। ठीक है ना, याद रहेगा। कुछ आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, PDADF मुझसे बेहतर भी एक से ट्रिक अपना हो, अच्छी बात होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा। और पांचवा ऑप्शन, तो निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो भी होगा ग्वालियर। अंग्रेजों ने देसी रियासतों को युद्ध के माध्यम से, लॉर्ड ब्लेजिली की सहायक संधि के माध्यम से और लॉर्ड डलहौजी के व्यापकता सिद्धांत के माध्यम से तथा कुछ रियासतों पर कुशासन के आरोप द्वारा अपने क्षेत्र में ले लिया। इन क्षेत्रों में सहायक संधि के माध्यम से हड़पी गई कुछ मुख्य रियासतें हैदराबाद, तंजौर, सिंधिया, सिंध, वरार एवं भोसले पेशवा हैं, तथा व्यापकता सिद्धांत के माध्यम से सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को मिलाया, जबकि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अपने क्षेत्र में मिला लिया गया था। ठीक है, तो ये था आपका 15 क्वेश्चन, और भी है क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है गांधी जी के नमक सत्याग्रह एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपको दिख ही रहा है कि ऑप्शन E है ना।
तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह क्या है? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो एक से अधिक सही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए यहाँ पे उनका क्या एजेंडा था, यहाँ पे 10-12 पॉइंट जो था नमक सत्याग्रह का वो सारा है, तो वो देख लेते हैं। कह रहा है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य उनकी 11 सूत्रीय मांगों में दिखाई देता है, जिन्होंने उन्हें सब नए अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पूर्व लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा, जो निम्न है। पूर्ण रूपेण मदिरा का निषेध, मतलब दारू शराब ये सब। विनिमय की दर घटा दिया जाए। तीसरा है भूमि लगान आधा कर उस पर काउंसिल का नियोजन रखा जाए। चौथा है नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। और पांचवा है सेना संबंधी व्यय आधा किया जाए। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए और विदेशी वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। आठवां है समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे, ऐसा कानून बनाया जाए। नौवां है सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए तथा निर्वासित भारतीयों को वापस बुलाया जाए। 10वां है गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए। ये कुछ मांग था। आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। तो देखिए लगभग पॉइंट तो इसमें मिल ही गया है ना। पूर्ण स्वराज की मांग शायद इसमें नहीं कहीं हमने पढ़ा, ठीक है, लेकिन 2-4 पॉइंट मिल रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला तो ये केरल में, तो केरल ऑप्शन भी है ही। करा केरल के मलबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध था। चूंकि इस क्षेत्र के अधिकांश भूस्वामी हिंदू तथा काश्तकार मुसलमान थे, इस कारण इस विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। यह विद्रोह 2 चरणों में घटित हुआ। पहला 19वीं सदी में 1836 से 1854 के बीच तथा दूसरा 20वीं सदी में 1920-21 में। कर 1921 में हुए मोपला विद्रोह को शौकत अली, महात्मा गांधी तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी समर्थन दिया था। कर सरकार ने विद्रोह की उग्रता को देखते हुए इस क्षेत्र में सैनिक शासन की घोषणा कर दी तथा विद्रोहियों का निर्ममता पूर्वक दमन कर दिया। आइए देखते हैं भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, असहयोग आंदोलन। तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। भारत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वरूप हुआ था। इस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और अंग्रेज इसी विकसित हो रही राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करके इसे कमजोर बनाना चाह रहे थे। उनका उद्देश्य बंगाल के 2 प्रशासनिक हिस्सों में बांटकर मूल बंगाल में बंगालियों की संख्या को कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। अर्थात इस विभाजन की योजना में एक और विभाजन अंतर्निहित था, धार्मिक आधार पर विभाजन करना। दिसंबर 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी सामने आई तथा 1905 में लॉर्ड कर्जन, ये भी ध्यान देना है कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के वक्त में हुआ था, समय में बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। इस विभाजन को 1911 के दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली भी कर दी गई थी। और कलकत्ता से दिल्ली जब किया गया था उस वक्त हार्डिंग था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, केटी टेलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तेबजी। और 5वां ऑप्शन, तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना ये चारों में से कोई नहीं किया था। फिरोज शाह मेहता ने न्यायमूर्ति केटी टेलंग के साथ मिलकर, तो देखिए सॉरी ये 2 व्यक्ति थे, ठीक है। फिरोज शाह मेहता ने न्यायमूर्ति केटी टेलंग के साथ मिलकर 1885 में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। तो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से 2 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, फिरोज शाह मेहता और केटी टेलंग। तरह उन्होंने 1890 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये डम्परियल नहीं इंपीरियल, ठीक है। इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना की तो किसने की थी? तो ये है इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना नवंबर 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने की। मेजर D.H. कैमरन को इसका कमांडेंट बनाया गया और महाराजा प्रताप सिंह को उसका
मानद कोमांडेंट बनाया गया था। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में तथा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भारतीय सशस्त्र अधिनियम आदि लागू किया गया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, तो ये जानते हैं बखूबी। इसी के शासनकाल में नियमित जनगणना भी प्रारंभ हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 30 क्वेश्चन था दोस्तों। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 में, 7 अगस्त 1905 में, 15 अगस्त 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। तो ध्यान देना है, बंगाल विभाजन जो है ये 19 जुलाई 1905 में, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में की गई। यद्यपि इसका प्रस्ताव सितंबर 1903 में रखा गया था। बंगाल विभाजन के बाद भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य लोगों को धार्मिक आधार पर पृथक करना था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन को लागू कर दिया गया तथा बंगाल में इस दिन की शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये हो गया। आइए देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदनलाल धिंगरा, उद्यम सिंह, भगत सिंह, मनमथनाथ। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदनलाल धिंगरा को। कर्नल वायली भारत में एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी था जिसकी हत्या ब्रिटेन में दक्षिण कैंगसिंगटन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में मदनलाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1919 को कर दी थी। मदनलाल धिंगरा लंदन विश्वविद्यालय में एक भारतीय छात्र थे जो राष्ट्रीय इंडिया हाउस और भारतीय समाजशास्त्र के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने संगाई के पारसी चिकित्सक डॉक्टर कवासा लाल काका को घातक रूप से घायल कर दिया क्योंकि उसने वायली को बचाने तथा धिंगरा को रोकने का प्रयास किया था। जुलाई 1909 में मदनलाल धिंगरा को मौत की सजा सुनाई गई तथा 17 अगस्त 1909 को पट्टन विले जेल में फांसी दे दी गई। तो ये थोड़ा सा रुक जाइए, देखते हैं पट्टन विले ही है या फिर कुछ। ठीक है, पट्टन विले जेल में से फांसी दे दी गई। तो क्वेश्चन है कर्नल वायली की हत्या किसने की थी? तो मदनलाल धिंगरा ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से रहता है आपका आधुनिक इतिहास से। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? तो ये 1919 ही, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय कार्य चलिए इसको, भारतीय कार्य की देखभाल के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के तहत विषयों को पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्रीय सूची में स्थान दिया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है, भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम में पहली बार भारतीय प्रशासन में उत्तरदायी शब्द का समावेश किया गया। तो ये उत्तरदायी शब्द जो भी आया ये भी 1919 के अधिनियम से। यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ये पहला और तीसरा में शायद है ना, कि सभी में भाग लिया था, ये गलत है। ठीक है, तो प्रथम और तृतीय मेरे विचार से लगता है कि नहीं लिया था, इसीलिए ऑप्शन नहीं है। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख लोगों में तो प्रथम में किसने भाग लिया ये थोड़ा देख लेते हैं। लिस्ट तो लंबा होगा बट यहाँ प्रमुख का नाम ही है मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, आगा खां, ये सब कुछ फेमस उस वक्त के नेता थे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये याद रखना है। तो प्रथम और तृतीय में नहीं भाग लिया था, इसलिए ऑप्शन ई हुआ। द्वितीय सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1931 में किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी कर रहे थे तथा गांधी जी के सहायक के रूप में सरोजिनी नायडू ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।
लंदन में हुए इस सम्मेलन में कांग्रेस के भाग लेने का मार्ग गांधी इरविन समझौते के बाद प्रशस्त हुआ था, लेकिन यह सम्मेलन सांप्रदायिकता के कारण असफल रहा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी भी बड़ी हस्ती ने भाग नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन है, तथा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 भी पारित कर दिया गया। आइए देखते हैं नोटिस। प्रश्न का उत्तर आयोग ने ये दिया जो कि उपयुक्त व्याख्या के अनुसार गलत है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन उस वक्त का कि प्रथम में सिर्फ भाग नहीं लिया, तृतीय में भी भाग नहीं लिया था। ठीक है, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये बीच में हटाइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 24। ठीक है, हरिपुरा। ये देखते हैं। करा महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की। गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार ही की थी, ये भी ध्यान रखना है। कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने ओनली 1 बार किया था। अचानक से यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हो सकता है हिचकिचाहट हो कि गांधी जी शायद किसी में भाग नहीं लिए, या फिर 1 लिए या 2 लिए, तो ओनली 1 लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो वोमेश चंद्र बनर्जी थे ही। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। 85 में स्थापना हुआ था, इसलिए 85 में ही। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती N.A. बेसेंट थी, और कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष की बात यदि की जाए तो वो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स की बात की जाए तो ये नहीं थे, यानी कि पैथिंग लॉरेंस। इसमें भी एक ऑप्शन आपका छूटा हुआ है ना दोस्तों, ये भी 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक छूटा हुआ जो ऑप्शन है बी नंबर आंसर है इसका, तो बी ऊपर ही था, है ना। तो आंसर तो बी है, तो वो बी में बेवेल है, बेवेल। ठीक है, ऑप्शन बी को बेवेल रख लेते हैं, अभी फिलहाल छूट गया है टाइपिंग में। 29 मार्च 1946 को भारतीय नेताओं का संविधान तैयार करने के संबंध में तथा एक अंतरिम सरकार के गठन के उद्देश्य से इस कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर तथा पैथिंग लॉरेंस शामिल थे। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान का निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना था। कैबिनेट मिशन ने प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया था, किंतु प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। संविधान बनाने वाले सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुनी जाती थी, क्योंकि बेशक मताधिकार में बहुत समय लगता था। सॉरी, यहीं पे तो फुल स्टॉप है ना। संविधान बनाने वाले सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुनी जानी थी, क्योंकि बेशक मताधिकार यदि किया जाता तो समय अधिक लगता, इस सेंस में है। आइए देखते हैं। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? ये क्वेश्चन, तो ये आपका जो है नाउ और नेवर पैम्पलेट को लिखा था रहमत अली ने। नाउ और नेवर पैम्पलेट चौधरी रहमत अली द्वारा लिखा गया और प्रकाशित किया गया एक पुस्तक था, जिसका प्रकाशन 28 जनवरी 1933 में किया गया। इस पैम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। इसे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में रहमत अली द्वारा प्रस्तुत किया गया। रहमत अली ने अकेले इस घोषणा का मसौदा तैयार किया था। उन्होंने 2 मुस्लिम राज्य बंगालिस्तान तथा उस्मानिस्तान बनाने का सुझाव दिया था, चौधरी रहमत अली ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो ये होगा विलियम बैटिक ने। सूती हम पढ़ लिए, सती। ठीक है, सती प्रथा को। तो राजा राम मोहन राय ने 1818 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। इन्हीं के प्रयासों के बदौलत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून का निर्माण किया। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का दूत कहा जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। 1815 ईस्वी में उन्होंने द्वारिका नाथ टैगोर के साथ आत्मीय सभा का गठन किया तथा सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा का गठन किया। बाद में इसे ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। आइए देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर
द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ये भी पूछा जाता रहता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था या उसके लिए कानून बनाया था। पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये होगा ऑप्शन सी 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया। यह अधिनियम पंजाब में भूमि हस्तांतरण को सीमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत एक कृषि जनजाति वर्ग बनाया गया तथा भूमि खरीदने से बेचने के लिए खरीदने से लेकर बेचने के लिए इस वर्ग की सदस्यता अनिवार्य कर दिया गया। अधिनियम के समय यह पूरे पंजाब पर लागू था, बाद में इसे हरियाणा राज्य में भी लागू किया गया। यह अधिनियम प्रदेश के कुछ भागों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। आइए देखते हैं, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना महात्मा गांधी, JL नेहरू, GV पंत, सरदार पटेल। तो राज्य विभाग की स्थापना जो है सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, आइए करें 5 जुलाई 1947 को राज्य विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई। संविधान सभा में राज्य विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्यों का एकीकरण करना था। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए तकरीबन 22 समितियों की स्थापना की थी। इनमें से कुछ प्रमुख व उनके अध्यक्ष क्या है? तो 4-5 यहाँ हैं, ये देख लेते हैं। कर प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विधि प्रक्रिया समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांत और मौलिक अल्पसंख्यक से सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय से संघ में वो प्रधानमंत्री भी बने, ठीक है ना, इसलिए जवाहरलाल नेहरू याद रखना है। विधि प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, तो विधि से रिलेटेड उनकी है। और प्रारूप समिति तो सबको लगभग याद ही रहता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसी प्रकार से बहुत सारे समितियां था, उसको भी आप जाके बुक से खंगाल के देख सकते हैं। ये फिलहाल आपका प्रीवियस क्वेश्चन था। तो 64वीं में हम मिलते हैं कल रविवार को। अब हमारा वीडियो एक दिन भी नहीं रहेगा, कम से कम एक वीडियो तो एक दिन आपको मिलेगा ही दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे 1 लाख पर आए दोस्तों, कि और बेहतर वीडियो मैं लेकर आऊँ। ऐसे भी वीडियो बेहतर करने की कोशिश रहता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।